नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो आज हम एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं और अब की बार जो टॉपिक था वो हमारा पिछला टॉपिक अधूरा रह गया था, जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो उसमें हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर हम लोगों ने जिक्र किया था कि दो प्रकार के, मूल रूप से दो प्रकार के हुए हैं, जिनमें हर्ष स्वर जिनकी संख्या 4 थी और दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 थी, और दो जो थे अयोगवा थे। हमने चर्चा की थी कि अयोगवा होते क्या हैं। तो उसके बाद हमने जाना था कि अयोगवा दो होते हैं, अयोगवा क्यों बोला जाता है, और उस संख्या में दो थे तो कौन कौन से थे, अंग और अ। अंग को वैसे हम अनुस्वार भी बोलते हैं और अह को हम विसर्ग के रूप में भी जानते हैं। तो उसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि जो आधा टॉपिक बच गया है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट है व्यंजन। चलिए देर किए बिना हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा व्यंजन टॉपिक बच गया था, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जिस तरह से शब्दों को बनाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि भाषा में वर्णों में स्वर का जितना इम्पोर्टेंट रोल है उतना ही व्यंजन का भी है। तो हम व्यंजन से पढ़ेंगे अभी, एक एक करके पता करेंगे कि कौन कौन से व्यंजन है, कितने व्यंजन है। बेसिकली व्यंजन जो है मैंने आप लोगों को बताए थे। पहले ये जान लेते हैं व्यंजन होता क्या है। देखिए, व्यंजन किसको कहते हैं। व्यंजन व्यंजन क्या है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो है स्वरों की सहायता, ये बिल्कुल साधारण सी डेफिनेशन है कि भाई जो वर्ण हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर जो थे स्वतंत्र ध्वनि थी, लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजनों का अपना स्वतंत्र उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। यदि नहीं ले रहे हैं तो वो आधे हो जाएंगे। जैसे हम पहला ही व्यंजन समझते हैं, जैसे ये क है, ये क है। अब यहाँ बात करें तो इसमें जो है, इसको यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद यदि करते हैं तो इसमें पाएंगे कि एक तो आधा क और अस्वर है। देखिए, ये जो नीचे लगा हुआ है ना, हलंत बोलते हैं इसको, और जिसके नीचे हलंत लग जाता है उसको हिंदी भाषा में आधा वर्ण माना जाता है। और आधा वर्ण जब, आधे वर्ण में जब आ जुड़ जाता है तो वो पूरा वर्ण बनता है, और जब पूरा वर्ण बनेगा तो उसको हम व्यंजन बोलेंगे। इसके बिना, अ जुड़े बिना इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। हम इसको उच्चारित करते हैं क में, इसकी जो आवाज आएगी, ध्वनि होगी, इसकी पूर्ण ध्वनि नहीं होगी। जैसे हम इसको बोलेंगे क, बस इतना बोलेंगे। लेकिन जब ये जुड़ जाएगा, अ जुड़ जाएगा इसमें, तो इसको हम बोलेंगे क, क्योंकि बाद में अ की साउंड आएगी। और यदि अ की आवाज नहीं आ रही है, ध्वनि नहीं आ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वो आधा वर्ण है। और आधे वर्ण को हम विशेषकर एक झटके के साथ बोलते हैं, क, इस तरीके से। दूसरा यदि लिखें हम, उदाहरण के तौर पर ये है, इसके नीचे भी हलंत आएगा और ये आधा है, जिसके नीचे भी हलंत लग गया वो आधा, और उसको पूरा करने के लिए अ जोड़ना ही पड़ेगा। और इस तरीके से ख में अ जुड़ गया तो ये बन गया ख। तो ये बेसिकली व्यंजन की परिभाषा बन जाएगी कि ये जो है वर्ण है, आधे वर्ण है।
और इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इनको व्यंजन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। व्यंजन संख्या में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यंजन जो है ना, दो तरीके से हम लिखेंगे इनको, व्यंजनों को। व्यंजन, एक तो मूल व्यंजन, मतलब कि जो अपने आप में हैं, स्थायी हैं, उनको बनाने के लिए स्वरों के अलावा किसी और की सहायता नहीं ली गई। तो जैसे उनकी संख्या है 33, और दूसरे जो हैं इनको नाम दिया जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, ये क्वेश्चन वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजन कितने हैं, तो हम लिखेंगे 33। और यदि ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो वहां डिपेंड करेगा। यदि वहां पर दे रखा है 33, 11, यदि दे रखा हो 44 और या फिर 48, इस तरीके से दे रखा है, तो हम इसको चयन करेंगे, क्योंकि 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, इन दोनों को मिला दिया 44 हो गए। लेकिन यदि 48 के बारे में पूछ रखा है, तो हम फिर जो है पूरे वर्णमाला का जिक्र करेंगे, जिसमें संयुक्त व्यंजन भी आ जाएंगे। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि कह रहा है कि ऑप्शन में है कि भाई यहाँ पर ऐसे दे दिया 37 और 48, तो इस तरीके से हम देखेंगे मूल व्यंजन नहीं, अब बात की जा रही है कुल व्यंजन की, तो यहाँ पर हम 37 चयन करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि क्या नाम लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको, ये एक छोटी सी अलग सी बात थी, ये आप लोगों के साथ डिस्कस की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गए 4। अब बात करेंगे कि संयुक्त व्यंजन के जो है कि ये जो मूल व्यंजन है कौन कौन से हैं, और इनको उच्चारण की दृष्टि से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहले जो इनमें से हैं स्पर्श व्यंजन है, कुछ उच्चारण की दृष्टि से इन 33 को हम डिवाइड करेंगे। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और जो बच गए वो हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इस तरीके से हम उच्चारण के आधार पर हम इनको 3 प्रकार से इनको आप सहूलियत के हिसाब से बोल सकते हैं कि भाई बांटने का कोई विशेष आधार नहीं है, लेकिन इनको सहूलियत के हिसाब से कि समझ आ जाए, इसलिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारे मुख का कोई न कोई हिस्सा किसी विशेष भाग से टकराता है, या फिर रगड़ खाता है, या फिर उसको छूता है, तो उसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। इसमें 25 होते हैं, कुल संख्या 25 होती है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें, किताबी लैंग्वेज नहीं समझें। किताबी लैंग्वेज रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो बेसिकली 25 होते हैं। पता करेंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो मुख का कोई न कोई हिस्सा अंदर से आपस में छुएगा, तो उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन समझने से पहले हम समझेंगे ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जीभ के दोनों साइड से एक गर्म हवा निकलेगी, हमें महसूस होगा उच्चारण करते समय, और जो है एनर्जी सी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी बोलते टाइम, और हवा निकलेगी दोनों जीभ के दोनों के साइड से,
तो वो ऐसे जो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण इस तरीके से होता है उनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये हो गए। इसमें लिख देते हैं कौन से हैं। श, स और ये स और ये ह। इस तरीके से ये है, इस तरीके से शलगम हम बोलते हैं। बच्चे जो है ना ऐसे ही सीखते हैं, हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा आसान, क्योंकि तीनों का उच्चारण एक जैसा लगता है, लेकिन नहीं, अलग अलग है इनका उच्चारण। ऐसे सिंपल सी भाषा में समझेंगे। शलगम वाला स याद भी हो जाएगा सर। शलगम वाला से, षटकोण वाला से, सपेरे वाला से, हल हाथी वाला है। इस तरीके से इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा निकले, गर्म हवा जीभ के बराबर से, ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखिए, अब हमें क्लियर हो जाएगा। ये अंतस्थ का मतलब होता है ना तो वो एक साइड है ना वो दूसरी साइड है, मतलब उन दोनों के बीच के जो हैं उसको बोलते हैं अंतस्थ। जैसे हम कई बार अपने आसपास देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं या और हैं, घर में भी हैं, तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप इसकी साइड हैं या उसकी साइड हैं। तो फिर हम कहेंगे नहीं, ना तो मैं उसकी साइड हूँ ना मैं दूसरे की साइड हूँ, मैं तो अपनी जगह मस्त हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही इनका काम है अंतस्थ व्यंजनों का, कि क्या क्या काम है इनका। ना तो ये स्पर्श व्यंजन की तरह से कहीं विशेष जगह पर टच करते हैं, छूते हैं, ना ही इनकी तरह से इनको उच्चारण करते समय कहीं से हवा निकलती है। ठीक है, इसलिए इनको अंतस्थ इसलिए इनको अंतस्थ बोला गया है, क्योंकि ना तो ये इनमें आते हैं ना इनकी तरह से हवा निकलती है जीभ के बराबर से, तो इसलिए इनको अंतस्थ है। मतलब ये किसी की पार्टी में नहीं है, ना इनके साथ है ना इनके साथ, इनका अपना एक स्थान है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे। अब पता करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से। इसमें कौन से आएंगे। इसमें बेसिकली य, मूल रूप से इसमें य, र, ल, व, ये 4 इसमें शामिल होंगे, ये 4 इसमें शामिल होंगे। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन का हम उच्चारण भी देखेंगे कि इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। देखिए 25 कौन से हैं वो पता करते हैं। 4 ये हो गए, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। और यहाँ मैं लिख देता हूँ संयुक्त व्यंजन, हम लोगों ने पढ़े भी थे, श, र, ज और स। ये तो हमने आधे तो 12 तो यहाँ लिख दिए। अब मेन जो बच गए स्पर्श व्यंजन बच गए, इनको हम देखते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है और कहाँ स्पर्श कहाँ कहाँ करते हैं हमारे मुख के अंदर। देखिए इनको स्पर्श व्यंजनों को जो है हम उच्चारण के हिसाब से, जैसे क वर्ग है, उच्चारण की दृष्टि से स्पर्श व्यंजन, क वर्ग में मतलब क वर्ग का मतलब क्या है, इसमें क वाली पूरी लाइन आएगी, क, ख, ग, घ, अंग। इसका ध्यान रखेंगे, ये जो है ना ये अंग है। बहुत सारे इसको जो है अड़ बोलते हैं। हिंदी में क वाली लाइन में कभी भी अड़ नहीं आता है। इसका भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसको अंग क्यों बोलते हैं, अड़ा क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो आगे आएगा तो उसको बता देंगे तब। फिर है च वर्ग। च वर्ग का मतलब है कि इसमें च वाले सारे वर्ण आएंगे, व्यंजन आएंगे। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त,
द ध न। एक और बच गया प वर्ग। प वर्ग मतलब प वाली लाइन आएगी, प फ ब भ न। देखो ये हैं 25 बोले थे हम लोगों ने, 25, 1 2 क ख ग घ, इनमें अंतर है उच्चारण में। ये है ग, ये घ, थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ेगा इसको, उच्चारण करने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा देना। ये ग घ, अंग, च छ ज झ, ञ ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इस तरीके से ये 25 हैं। अब इनका पता करेंगे कि ये मुख में से बोले कहाँ से जाते हैं, कहाँ स्पर्श करते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूते हैं या फिर टच करते हैं। देखिए क वर्ग जब हम बोलते हैं, क वर्ग वाले व्यंजन, तो हमें मालूम होगा कि जब हम क बोलते हैं तो हमारे मुख में यहाँ से इन सभी का उच्चारण यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। जितने भी स्पर्श व्यंजन है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। किसी का उच्चारण स्थान यहाँ है, किसी का उच्चारण स्थान हमारा जो है तलवा, ऊपर वाला तालव्य बोलते हैं, किसी का दंत है, किसी के होठ है, किसी का मूर्धा है। इस तरीके से क्या नाम लेते हैं, उच्चारण स्थान है। पहले हम क वर्ग की बात करें। देखिए आप भी इसकी ट्राई कीजिए उच्चारण करने की, साथ ही साथ में बिल्कुल समझ आ जाएगा आसानी से। हम बोलेंगे क, तो हम हाथ लगाएंगे अपने गले पर। गले पर जैसे ही हाथ लगाया और बोला हमने क, तो हम पाएंगे जैसे ही हम शुरुआत करते हैं क बोलने की, तो हमारे गले पर जोर पड़ता है बोलते टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क वाला जो लेटर है, वर्ण है, वो यहाँ से उसकी ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। हम जैसे ही बोलना शुरू करते हैं क, ऐसा लगता है कि हमारा सांस सा अटक गया, गले में रुक गया। तो जैसे ही बोलते हैं तो हवा बाहर आ जाती है, ध्वनि बाहर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि क ख ग घ अंग, तो ये सारे के सारे शब्द वर्ण जो हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। इस गले को संस्कृत भाषा में कंठ बोला जाता है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ। इसको हम कंठ भी बोलते हैं और कंठस्य भी बोलते हैं। कंठ, हिंदी में कंठ बोलेंगे। कंठ वैसे संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम कुछ शब्द हम संस्कृत से हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। ये हो गया इसका उच्चारण स्थान जो है मुख, हमारे जो मुंह में है वो कंठ से। च वर्ग की बात करते हैं तो च का पता करेंगे। आप ट्राई करते रहना साथ के साथ, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही प्रयास करना कि आप भी करें। उससे क्या है कि तुरंत समझ आ जाएगा। यदि समझ नहीं आता पॉज करके वीडियो को फिर भी आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। देखिए च एक्चुअली क्या है कि जब च बोलते हैं तो हमारी जीभ का अगले वाला, ये वाला जीभ की नोक नहीं, जीभ से की नोक से थोड़ा सा पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमारे दांत और हमारे मसूड़ों से ऊपर च जो तलवा है ऊपर जो है, इस ठोड़ी के बिल्कुल ऊपर जो है और उससे थोड़ा सा आगे तलवा, इसको बोलते हैं तलवा, ऊपर वाला हिस्सा, और ये कंठ है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा उसको बोलते हैं मूर्धा। उसका नाम क्या है, मूर्धा। तो जो है इसका जो स्थान है उसको बोलते हैं हम मूर्धा। च हमारी जीभ जो है बीच वाला पार्ट, तलवे जो ऊपर वाला जो हिस्सा है तालव्य, उसके और कंठ के बीच में लगती है जाके, और वहां इसका उच्चारण स्थान है। हम ट्राई करेंगे च
छ, ज, झ, ञ। तो इस तरीके से हमें मालूम हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारी जो जीभ है, बीच वाला पार्ट, वो जो है कहीं ना कहीं इस वाले हिस्से में, ये जो मैंने मिडल उंगली रखी है, ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ बिल्कुल ऊपर सीधे जाके टच हो रहा है। तो इस जगह को हम मूर्धा बोलते हैं। कई जगह पर इसका नाम मूर्धन्य भी पाएगा लिखा, दोनों एक ही चीज है, मूर्धन्य। ट वर्ग, ट वर्ग में अब फिर से चेक करेंगे हम। ट, ट मतलब ऊपर लग रही है। हमारी जीभ का आगे वाला पार्ट जो है, नोक नहीं, उससे थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल बीच में लग रहा है, जाके हमारे ऊपर वाले तलवे में, बिल्कुल डीप वाली जगह में, तो उसको बोलते हैं तालु। तालु, तालु या फिर तालु या फिर तालव्य भी बोलते हैं इसको, तालव्य भी बोलते हैं, तालव्य। बोल के देखेंगे। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन से हैं? देखिए, त का तो अपने आप ही पता चल जाता है, वो सबसे आसान है ये समझ में। थोड़ा सा ध्यान हमें यहाँ देना है। त, च, ट वर्ग में हम ट्राई करेंगे तो हमारा जो त है, त के लिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़ा आदमी जो है, जिसके दांत नहीं होते हैं, उससे त वाली लाइन नहीं बोली जाती, क्योंकि जो त में उच्चारण करने के लिए हमारी दांत होना बड़ी जरूरी, दांत होने चाहिए, जरूरी है वो। तो इस तरीके से त, थ, द, ध, न, तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं, ये सारे के सारे वर्ण हमारे दांतों से टच हो रहे हैं, तो हम इसको दंत, दंत बोलते हैं, दंत। दंतस्थ भी बोलते हैं कहीं किसी की, कहीं कहीं इसको, कहीं कहीं इसको हम दंत्य भी बोलते हैं, दंत्य, दंत्य, दंत्य भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम दंत्य भी बोलते हैं। चलिए, दंत्य भी बोलते हैं इसको हम। अब बात करते हैं प वर्ग। प वर्ग में हम चेक करेंगे प का उच्चारण। एक जगह पर एक क्वेश्चन आया था कि यदि किसी आदमी का नीचे वाला होठ पकड़ लें और फिर हम उससे कोई हिंदी की वर्णमाला का कोई वर्ण बुलवाते हैं, तो कौन सा वर्ण बोलने में कठिनाई होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। तो हम यदि चेक करें, पूरी वर्णमाला को बोलें और अपना नीचे वाला होठ पकड़ ले, ऐसे वाला, तो हम पाएंगे कि हम प वाली लाइन नहीं बोल पा रहे। हम अपने होठ को पकड़ के नीचे खींच ले, अब बोल के दिखाओ क क क, तो आवाज ही नहीं आ रही है। हमें मालूम हुआ कि भाई प वाली लाइन को बोलने के लिए तो हमें नीचे वाला होठ, मतलब कि ये जो सारे हैं ना, इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से जो प वाली लाइन है, इसका उच्चारण स्थान हो गया ओठ। क्या हो गए? होठ। हम इसको ओष्ठ्य भी बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है ओष्ठ। ये सारे एक्चुअली ना संस्कृत के शब्द है। ओष्ठ्य, दंत, दंत्य, तालु, तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य, कंठ, ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो ये हो गए हमारे 25। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर वर्ग में 5 वर्ग हैं, पांचों में 5 5 है, तो हम इंटू करेंगे तो 25 हो जाते हैं। ये हो गए हमारे। हमने देखा था कि भाई जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन वो 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 है। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स और ह। और अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त, ये हम सब सीख चुके हैं कि कौन सा किस क्रम में आएगा। तो अब बढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन की
और संयुक्त व्यंजन को देखते हैं कौन से होते हैं और क्यों इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए, संयुक्त का मतलब होता है, एक तो होता है, इससे पहले एक वर्ड समझते हैं, एकल। एकल एकल का मतलब होता है जो अपने आप में बना हुआ है, उसको एकल बोलते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है वो उसमें कोई दो शब्द या दो चीजें जुड़ी होंगी तब जाके वो बना है। तो यही काम जो है संयुक्त व्यंजन का भी है कि जो संयुक्त व्यंजन है वो दो व्यंजनों से बनते हैं। किन्हीं दो व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन, ये इसकी हम डेफिनेशन कह सकते हैं। साधारण सी भाषा में, किताबी बातें नहीं सीखेंगे, हम अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को विकसित करके हम समझने का प्रयास करें। किन्हीं दो व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रटेंगे नहीं, समझेंगे हम लोग। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो कौन से बच गए, एक तो ये बच गया क्ष, क्ष, त्र, ज, स्र। इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखो इनका उच्चारण करके देखेंगे। इनका उच्चारण जब कर रहे हैं तो हमें जब उच्चारण करते हैं तो आवाज पहले क की आती है, क्ष, क्ष। जब हम जैसे ही शुरू करते हैं बोलना तो हमें लगता है कि यहाँ जोर पड़ रहा है कंठ में। तो कंठ में से कौन से बोलते थे, क वर्ग वाले, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर क आएगा। तो इसका जो यदि हम इसके टुकड़े करेंगे तो वो बनते हैं क और षटकोण वाला श। त्र इसमें बन रहा है, ये जो बना है मिलकर जिन वर्णों से वो है त और र, और ये है ज। देखिए इसको बहुत क्या मोस्टली गलती बोलते हैं इसको, तो ज और ये। इसका उच्चारण मैं अभी नहीं बताऊंगा, तब हम अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ये जो बना है श और र से, देखो ये इन सब का उच्चारण मोस्टली सब सही बोलते हैं, इसमें इन तीन में कोई दिक्कत नहीं। क्ष, त्र, स्र। दिक्कत जिस वर्ण में है वो है इस वाले में। क्यों? क्योंकि इसको सब गलत बोलते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है ना वो सब लोग बोलते हैं ज्ञ, इसको बोलते हैं ज्ञ। और यदि हम इसको ज्ञ बोलेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके टुकड़े इस तरीके से कुछ होने चाहिए, ग प्लस य, ग आधा और य। लेकिन ये तो ज है, ज और ये आएगा। जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो बनते हैं ज और य, और इनका जब मिला देते हैं तो इनका उच्चारण स्थान जो बनता है, तो उच्चारण होता है वो ज्ञ नहीं होता है, वो ज्य होता है, जया नहीं। एक जो हम लिखते हैं ये वाला नहीं है, ये जय, जया नहीं है, ये ज्य, इसका उच्चारण ज्य। जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं सभी इसको गलत बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो जहां तक मैंने सुना है, जिसे सुना है, संज्ञा बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारण है, वाक्य में ही गलत है, अशुद्ध है वो। वर्तनी ठीक है लेकिन उच्चारण की अशुद्धि है। क्यों है? क्योंकि इसको संज्ञा नहीं बोलते हैं, इसका उच्चारण जो है संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं इसको। जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो उच्चारण स्थान है ज्ञानी है, वो ज्ञानी और ज्ञानवान, ज्ञाता। तो इस हिसाब से इसका जो उच्चारण स्थान, वो उच्चारण है ज्ञ हो जाएगा, ये वाला ज्ञ नहीं और ना ये ज्ञ। तो हम और आप कोशिश करें कि इसको ज्ञ नहीं बोले,
क्योंकि ज्ञ तो है ही नहीं ये। यदि ज्ञ होगा तो फिर संयुक्त व्यंजन में ये ग और य से बनता है। ग य से किसी भी जगह इसको नहीं देखा गया है और पाया गया है। मूलतः इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में होता है और संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वहां पर इसको ज्ञानवान, ज्ञानी, ज्ञाता, संज्ञा ही बोलते हैं और वहीं से इसको लिया गया है। सब हिंदी में मोस्टली जो शब्द हैं संस्कृत भाषा के, और सहूलियत के लिए हमने इसको संस्कृत से ही लिया है और वहां पर इसका जो उच्चारण स्थान था वो ज्य था। जितने भी आचार्य, जितने भी गुरु थे वहाँ पुराने समय में, वो इसको ज्य ही बोलते थे, लेकिन हिंदी में इसका बिगड़ा हुआ रूप बोलते बोलते इसका ज्ञ बना दिया, तो वो गलत हो गया। लेकिन हम पुनः प्रयास करेंगे कि इसको हम ज्ञ नहीं बोलेंगे, ज्य बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। 33 और प्लस 4 37। एक दो चीजें और हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी काम की है, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। 3 वर्ण यहाँ लिख रहा हूं मैं, समझेंगे कि क्या है वे सब। पहले समझ लेते हैं। एक तो आजकल प्रचलन में ये भी है और ये भी है। देखिए, 2 जो वर्ण है, ये हमने हिंदी में शब्दों का निर्माण करते दौरान इन शब्द देखा पाया और देखा कि ये भी यूज हो रहे हैं, तो इनको नाम दिया गया अलग से। संयुक्त व्यंजन या व्यंजन नहीं, इनको अलग से नाम दिया गया उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये क्या होता है सर? नया आ गया। तो उत्क्षिप्त व्यंजन उन व्यंजनों को बोलते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ की जो नोक है वो एकदम ऊपर लगेगी और जैसे उच्चारण करेंगे तो जीभ एकदम से नीचे आ जाएगी। जैसे हम बोल के देखेंगे अड़, 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 तो हमारी जीभ का जो नुकीला हिस्सा है तालू से लगता है और एकदम से पटक देते हैं हम, तो उसको उसकी ध्वनि विकसित हो जाती है, ध्वनि बाहर निकलती है। तो अड़ और ढ, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला है, क्योंकि इनमें हमारी जीभ की नोक एक बार ऊपर टच करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। 2 और आजकल प्रचलन में हिंदी भाषा में खूब जोर शोर से उनका प्रयोग हो रहा है, ये है और एक ये। अब पाएंगे कि ये तो ज ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। पाएंगे कि ये तो यह जैसा लग रहा है, फल वाला फ नहीं, इसमें और इसमें अंतर है जमीन आसमान का। छोटी सी चीज है वो इन दोनों को अलग कर रही है। वो क्या है? कई लोग इसको बिंदी कहेंगे, जो कि गलत है। ये बिंदी नहीं है, इसका भी नाम है। देखिए, दुनिया में जो भी चीजें हैं, हर चीज आज तक कोई भी नई भी चीज इन्वेंट हुई है, डिस्कवर की है, उसका तुरंत नाम रख दिया। तो इसका मतलब ये बिंदी नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम है और इसका जो नाम है वो है नुक्ता। इस बिंदी को हम विशेष नाम देते हैं नुक्ता। और इस नुक्ते का प्रयोग हमारी भाषा का शब्द नहीं है बेसिकली। ये इन दोनों को हम आगत व्यंजन बोलते हैं और समझेंगे कि आगत होता क्या है। मूल बात है ये कि आगत होता क्या है। देखिए, आगत, यहीं से समझ जाएंगे। आगत, आ मतलब आया और गत मतलब गया, इस तरीके से बन गया आ गया। हम समझेंगे अपनी भाषा में व्यंजन, वो व्यंजन जो किसी और भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गया, उसको बोलते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, आसान सा हो गया बिल्कुल। अब हम इसकी डेफिनेशन ढूंढेंगे तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा होगा किताबों में, वो नहीं जाना, हमने समझना है, रटना नहीं है, दिमाग में बिठाना है। आगत व्यंजन मतलब जो व्यंजन किसी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गया, उसको हम आगत व्यंजन बोलते हैं। ज और फ, और ये भी मजे की बात है, कौन से आए हैं, कौन से शब्द आए हैं, कौन, जैसे कुछ शब्द हैं हमें पता भी नहीं होता कि वो कौन सी भाषा के हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इन से बना हुआ दरवाजा। अब ये लगेगा ये तो यार हिंदी का शब्द है। बाजार,
अभी पाएंगे हिंदी तो हिंदी जैसा लग रहा है कुछ को, नहीं ये हिंदी के शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे ज और फ आ गया। ये ज है, इनके उच्चारण में अंतर है, ये ज और ये फ, ज फ सुनेंगे ध्यान से, ज फ। लेकिन इनके उच्चारण में क्या फर्क है? इनके उच्चारण में हमारा जो जीभ है ना, सॉरी हमारे जो होठ है पूरे गोल हो जाएंगे और हवा जो निकलेगी पूरी रगड़ के साथ निकलेगी एकदम से। जब ध्वनि निकलेगी तो ऊष्मा पैदा होगी, कुछ हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी। बोल के देखेंगे मेरे साथ में, फ। तो देखो ये ज है, ये हो जाएगा ज ज ज, ये है फ और ये है फ फ। तो इस तरीके से इनके उच्चारण में भी अंतर है। अब देखेंगे दरवाजा, बाजार, और एक मैं लिखता हूं फकत। फकत, फकत एक शब्द है जिसका मतलब होता है केवल, ओनली। ये शब्द बेसिकली है ना, ये जो शब्द है जो इनसे मिलकर बनते हैं ज और फ से, वो होते हैं अरबी और फारसी भाषा के, अरबी और फारसी भाषा के शब्द। देखिए मैंने आप लोगों को जैसे ये टॉपिक शुरू किया था उसी टाइम बताया था कि हमारी हिंदी भाषा में सिर्फ हिंदी के शब्द नहीं है। हमारी भाषा, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसने अपनी सहूलियत के हिसाब से देश दुनिया की जितनी भी भाषा थी उनसे समय समय पर जो है ढेर सारे शब्द ले लिए, ताकि एक जन सामान्य को शब्दों का प्रयोग और अपनी बात को कहने में बड़ी आसानी हो। इस तरीके से हिंदी भाषा ने कुछ शब्द जो है अरबी फारसी भाषा से मिली। इसका सीधा सा एक मंत्र है कि जिसके भी नीचे ज और फ लगा मिल जाए वो जो है अरबी और फारसी भाषा के शब्द है। कई जगह पर ख के नीचे भी पाया जाता है, जैसे उर्दू भाषा का ही शब्द है ये भी, जिसको हम कह सकते हैं 5वीं क्लास की किताब में है ये। हम तो ख्याल बोलते हैं, हिंदी वाले इसको ख्याल बोलते हैं, लेकिन जो उर्दू भाषी जो लोग हैं जो या फिर अरबी फारसी जानते हैं वो ख्याल बोलेंगे, ख्याल। ये एक शब्द जो है एक किताब में भी है, तो हिंदी की किताब में है रिमझिम में, तो वहाँ से भी हमने इसको डिनोट किया है, ख्याल, मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, उनका अपना अलग लहजा है। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि हमने इस टॉपिक में सारे के सारे वर्णों की बातचीत की। एक बार फिर से चलते चलते हम रिवीजन कर लेते हैं। ज और फ आगत व्यंजन होते हैं, इसका उच्चारण स्थान अड़, उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं ढ। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ाई, तो यहाँ पर अड़ हो गया, ये अड़ा। इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अब बात करते हैं जो अक्सर गलती की जाती है छोटे बच्चों के द्वारा, तो विशेषकर 3 वर्ण देता हूं, उनमें अंतर समझेंगे। दिखने में तीनों एक जैसे, लेकिन तीनों में गड़बड़ होती है। इनको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, देखो दिखने में बिल्कुल सेम जैसे, एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, डिट्टो, ऐसा कुछ शब्द है। तो हम यहाँ से लगाएंगे कि ये भी सेम सेम दिख रहा है, ये भी सेम सेम, छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसी में। तीनों एक जैसे, अगर उनसे पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उल्टा सीधा कर देते हैं। हम इसको क्लियर करते हैं है क्या, इनको कैसे उच्चारित किया जाता है। ये इन तीनों में अंतर है। देखिए एक में ये बिंदी यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें ये नीचे है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तीनों को एक क्रम में लिख दे और बच्चों से पूछे तो बताओ इनका उच्चारण स्थान, तीनों में ही गड़बड़ हो जाएगी। तो हम समझते हैं, देखिए ये जो है ना पहला जो है क वाली लाइन का, ये इसको बोलते हैं अंग, इसको बोलते हैं अंग, और बच्चे इसी को अड़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क ख ग घ अड़, गलत हो गया वहीं पर। क्यों? क्योंकि ये अड़ नहीं है, ये है अंग, अंग है ये, और ये है ढ, इसको क्या बोलेंगे, ढ। और ये है जो सबका लास्ट, जो पहले बोला जाता है उसको लास्ट में बोलते हैं, और जो लास्ट में बोला जाता है उसको पहले बोल देते हैं। अब नहीं करेंगे ऐसा, अब हम सीख गए हैं,
हमने जान लिया है कि कौन सा कहाँ बोला जाएगा। क वाली लाइन में अंग, ये ड, और ये है सबका प्यारा अड़। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं सड़क वाला अड़। बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं सड़क वाला अड़। पकड़, पकड़। इसका जो उच्चारण स्थान है हम चेक करेंगे तो पहले गंगा ऐसे लिखते थे, संस्कृत भाषा का शब्द जो है इस आजकल हम वर्तमान समय में ऐसे लिखते हैं, लेकिन है ये दोनों सेम। यदि ऐसे है तो ये अंग है, इसीलिए इसको हम गंगा बोलते हैं। कई लोग बच्चे इसको गड़ंगा बोल देते हैं, गड़ंगा नहीं है ये, गंगा है ये, क्योंकि ये अंग है गंगा। सड़क वाला अड़ है और पकड़ वाला। ये थे हमारे, ये जो छोटी सी बच्चों में समझ की त्रुटि रह जाती है और इसी वजह से वो गलत बोलते हैं शुरू से ही। यदि हम इनका ध्यान दें तो बच्चे बड़ी आसानी से अच्छे से सीख सकते हैं, वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पूरा व्यंजन का टॉपिक। तो आशा करूँगा कि, उम्मीद करूँगा कि ये सभी आप लोगों को समझ आया होगा। तो फिर हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।